अंकित उनवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप हमारी चल रही थी, जिसमें हमने लास्ट टाइम जेएलपी डिस्कस किया था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो तो किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग की जाती है। और आज अपन पढ़ेंगे कि अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास में तो इसकी हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, जिसमें भी हमने एक पार्ट कवर कर लिया था। एक बार में थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो था हमारे पास जेएलपी, इसको टोटली 3 पार्ट में हमने बांटा था। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास जब जेएलपी को अपन एक्सपेंस मान के अकाउंटिंग करें, यानी कि इसको खर्चा माने तो क्या होगा। दूसरा पार्ट था हमारे पास जब जेएलपी में जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसमें हम देख रहे थे जो हम प्रीमियम पे करते हैं उस प्रीमियम को अगर हम इन्वेस्टमेंट मान लें, विनियोग मान लें, इन्वेस्टमेंट विनियोग माने तो क्या होगा। और थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं जब इसे इन्वेस्टमेंट मानकर रिजर्व का निर्माण किया जाए, यानी यदि विनियोग मानकर संचय का निर्माण किया जाए तो क्या होगा। ये 3 पॉइंट थी जेएलपी के अंदर टोटली, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट जो था वो अच्छे से कवर कर लिया था। जो हमारे पास में मेनली था जॉइंट लाइफ पॉलिसी में फर्स्ट पार्ट एक्सपेंस मान के अगर हम जेएलपी को ट्रीट करें तो क्या होगा। इसमें हमने देखा था कि जेएलपी में जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं उसे हम हर साल खर्चा मानते हैं और खर्चा मानकर इसे हर साल हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, लेकिन जो जेएलपी के अंदर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट रिजर्व है, आज इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा जब जेएलपी में जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसको अगर हम इन्वेस्टमेंट माने, विनियोग माने तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। When GLP premium is considered as investment, यदि प्रीमियम को विनियोग माना जाए। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब पार्टनर्स पॉलिसी करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और सबकी मिलके जब एक पॉलिसी करवाई जाती है तो इसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें हर साल आप जो ये प्रीमियम पे करते हो, इसमें हमने अभी तक जो पॉइंट डिस्कस किए उसमें ये डिस्कस किया था कि इस प्रीमियम को हमेशा बिजनेस का खर्चा मानना चाहिए, क्योंकि बिजनेस से हमेशा पैसा जाता है। ठीक है, लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो ये वास्तव में खर्चा तो है ही नहीं। हमने कहा क्यों। उनका कहना यह है कि जो आप प्रीमियम हर साल पे करते हो, क्या ये इन फ्यूचर जाके आपको किसी न किसी टाइम वापस मिल जाएगा। हमने कहा बात तो सही है, हम जो हर साल प्रीमियम पे करते हैं ये इकट्ठा होता रहेगा जितने टाइम की हमने पॉलिसी लिए तब तक। ठीक है, सपोज कीजिए मैंने एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 10 ईयर्स की, तो हमने एक जेएलपी ली 10 साल की। ठीक है, इस 10 ईयर्स की पॉलिसी को हमने जो लिया इसका अमाउंट रख दिया हमने, सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज। और किस ने मिलकर पॉलिसी ली, ए, बी और सी, तीनों ने मिलकर पॉलिसी ली। एक पॉलिसी ले ली इन्होंने 5 लाख रुपीज की। अगर ए, बी या सी की किसी की भी 10 साल से पहले डेथ हो जाती तो इंश्योरेंस कंपनी पूरे 5 लाख रुपए दे देगी। लेकिन अगर डेथ नहीं हो तो इस केस में क्या होगा। अगर डेथ नहीं होगी तो आफ्टर 10 ईयर्स, यानी जब वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, जब वो पॉलिसी परिपक्व हो जाएगी, तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। इन शॉर्ट हम हर साल जो प्रीमियम पे करेंगे, यानी मैंने कहा इस 5 लाख की पॉलिसी को लेने के लिए हम हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, सपोज कीजिए 35,000 पर एनम वार्षिक। कितना प्रीमियम दे रहे हैं, 35,000 रुपए। तो बात यहाँ पर इस प्रीमियम की आ रही है कि जो प्रीमियम वास्तव में क्या खर्चा होना चाहिए। तो अभी तक हमने जो 2 पॉइंट किए उसमें तो हमने खर्चा मान लिया, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में ये और इन डेप्थ जाके सोचता है और ये कहता है कि जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वास्तव में बिजनेस का खर्चा तो है ही नहीं। हमने कहा खर्चा क्यों नहीं है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद अगर किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं होती है तो 10 साल के बाद पूरे 5 लाख तो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे। प्रीमियम जिस टाइम आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी उस टाइम आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन फिर हमने कहा पैसा तो 10 साल के बाद मिलेगा, है ना।
प्रीमियम तो हम हर साल पे करेंगे, तो पहले साल हमने तो प्रीमियम पे कर दिया। अब हमने कहा कि पहले साल के एंड में हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट कैसे मान लिया। अगर पहले साल के एंड में कुछ मिल रहा होता तो हम देखते। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज बोली या इन्होंने एक चीज बताई, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सरेंडर वैल्यू। क्या डिस्कस कर चुके हैं? सरेंडर वैल्यू, जिसे हिंदी में कहा जा सकता है समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य, सरेंडर वैल्यू क्या होता है? ये वो वैल्यू होती है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ नहीं हो, ठीक है, और आप यानी कि पार्टनर जो है वो पॉलिसी को उसकी मैच्योरिटी से पहले, उसकी परिपक्व अवधि से पहले अगर उठा लेना चाहती है या फिर पॉलिसी को बंद करवा देना चाहती है, कब? उसकी मैच्योरिटी से पहले, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने रुपए देगी, वो वास्तव में सरेंडर वैल्यू होती है। ये जो सरेंडर वैल्यूज होती हैं, ये हमेशा जब भी आप पॉलिसी लेते हो तो उसी टाइम डिसाइड कर दी जाती है, और आपको कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उसी टाइम बता देती है कि हर साल के एंड में आपके पास में क्या क्या सरेंडर वैल्यू होने वाली है। ठीक है, अब मैं इसी पॉलिसी को अगर आगे लेके चलूं तो हमने कहा फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। पहले साल हमने प्रीमियम पे किया 35,000, और अगर फर्स्ट ईयर के एंड में मैं बोलूं कि बताइए हमारी सरेंडर वैल्यू क्या है, तो 99% कंपनीज की फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू हमेशा नील होती है। ठीक है, क्या होती है? जीरो। यानी कि आपने पहले साल ही पॉलिसी ली और पहले साल लेकर आप इसको खत्म करना चाहते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देती है, जो भी प्रीमियम आपने दिया था वो तो हो जाता खत्म। ठीक है, सेकेंड ईयर आए और हमने कहा अगेन हमने 35,000 क्या पे किया? प्रीमियम पे किया। सेकेंड ईयर के एंड में इंश्योरेंस कंपनी आपको सरेंडर वैल्यू बताएगी और वो यह कहेगी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर, कि इस टाइम आपको 20,000 रुपीज मिलेंगे। अगर आप इस पॉलिसी को सेकेंड ईयर के एंड में उठा लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितने रुपए देगी? 20,000 रुपए देगी। तो वास्तव में देखा जाए तो हमने पे किए 35,000 और इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए दे रही है? 20,000। तो वास्तव में अगर इसमें से कोई कहे कि इन्वेस्टमेंट क्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट तो 20,000 है। वो चीज आपके लिए इन्वेस्टमेंट है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होगा या मिलेगा, कोई तो हमारे लिए इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बनेगा। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने 35,000 पे कर दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी दूसरे साल के एंड में क्या दे रही है? सिर्फ 20,000 दे रही। तो वास्तव में देखा जाए तो 20,000 इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जबकि हमने पे कितना किया? 35,000। 35,000 रुपए हमने चुका रखे हैं। तो जो ऊपर के 35,000 है ये तो बिजनेस का खर्चा ही माना जाएगा और इसे तो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या बनेगा? ये जो सरेंडर वैल्यूज होती है साल के एंड में, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बनती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को दिमाग में रखना, क्योंकि मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास में भी कि ज्वाइंट जेएलपी के अंदर हमारे पास में ज्यादातर अकाउंट्स पूछे जाते हैं, इसमें जनरल एंट्रीज हमसे नहीं पूछी जाती, बहुत ही कम जनरल एंट्रीज पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर आने चाहिए अकाउंट किस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ध्यान से देखो, फर्स्ट ईयर में 35,000 पे किए, इंश्योरेंस कंपनी कितने दे रही है? 0। तो क्या फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास में कुछ भी सरेंडर वैल्यू बनी? हमने कहा सरेंडर वैल्यू 0 है। जब सरेंडर वैल्यू 0 है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं पहले ही साल इस पॉलिसी को उठा लेता हूँ तो मैं कितने रुपए मिलने चाहिए, वास्तव में वही इन्वेस्टमेंट होता है हमारे लिए। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये चीज ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट क्या है बिजनेस के लिए? ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो आप इसको हमेशा बैलेंस शीट में शो भी करोगे एज ए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो पहले साल हम क्या शो करेंगे बैलेंस शीट में? 0। एसेट तो कुछ नहीं बनी, तो जो भी हमने पे किया 35,000 पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक्सपेंस बन जाएगा। सेकंड ईयर 35,000 पे किए, 20,000 अगर इस पॉलिसी को मैं सरेंडर कर देता हूं तो हमें मिल जाएंगे। तो 15,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो अगेन हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, और ये 20,000 जो है ये हमारे लिए बन जाएंगे इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो इसी तरीके से हर साल के एंड में जो हमारी सरेंडर वैल्यू होती है वास्तव में वो हमारे लिए क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट बन जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। अब अपन आज के नेक्स्ट पार्ट को इसको कवर करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर। आई थिंक एग्जाम्पल कर ले अपन तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा होमवर्क। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल किया था शायद 24, है ना? अब आइए अपन एग्जांपल करते हैं 25th एग्जांपल में यही पॉइंट है। देखो क्या कह रहा है पिछले उदाहरण में, यदि यानी एग्जांपल नंबर 24 में कह रहा है अगर इसको विनियोग माना जाए तो फर्म की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि दीजिए, यानी मेक द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म इफ प्रीमियम इज कंसीडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। और फिर आगे हमें सरेंडर वैल्यू दे दी इन्होंने। अब इससे पहले मैं आपको 24 वाला पहले एग्जांपल समझाता हूँ वापस एक बार।
24 के एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं एबीसी ये 3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने 3:2:1 में क्या ले रखी है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो एग्जाम्पल में करवा रहा हूँ 25 जिसमें इंफॉर्मेशन 24 की लेनी है, ए बी एंड सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। इन्होंने पॉलिसी ले रखी है 60,000 की, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60,000, जिसपे एनुअल प्रीमियम, वार्षिक प्रीमियम कितना भुगतान करते हैं, एनुअल प्रीमियम 5,000 रुपए, ठीक है। बी की डेट हो गई, पॉलिसी इन्होंने ली 1 अप्रैल 2000, ये पॉलिसी इन्होंने ली है 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। एंड बी की डेथ हो जाती है, बीज डेथ इज ऑन 5 अप्रैल 16 एंड इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव होता है इनको 8 अप्रैल 16। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब इन्होंने सरेंडर वैल्यू यहाँ दे रखी है अपने को 2013 में, सरेंडर वैल्यू बराबर 2013 में सरेंडर वैल्यू गिवन है अपने को 0। फिर 2014 में सरेंडर वैल्यू गिवन है 2000, 2015 में सरेंडर वैल्यू गिवन है 4000, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी कर रखी है, मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा कि हम जनरल एंट्री नहीं करेंगे, पहले हम सीखेंगे अकाउंट्स, और अकाउंट्स के बाद में मैं आपको उधर जनरल एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। तो जब भी हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी में जो हम प्रीमियम पे करते हैं उसको अगर हम इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे, तो इस केस में देखो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी तरीके से हम अकाउंट्स करेंगे इसके। हमें ये जो इंपॉर्टेंट वैल्यू दे रखी है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारी, ठीक है। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या, अकाउंट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने पॉलिसी ली कब थी, 1 अप्रैल 2013 को, इसी दिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब जेएलपी का प्रीमियम का भुगतान करेंगे तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, टू में आ जाएगा कैश, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना फर्स्ट मेथड में तो हम फिर भी जॉइंट लाइफ प्रीमियम भी वर्ड यूज में लेते थे, लेकिन इस मेथड के अंदर आपको डायरेक्टली वर्ड यूज में लेना है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। हमने पॉलिसी का पेमेंट किया, ठीक है। तो अब एंट्री हो जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश, और आप चाहो तो वर्ड यूज लिख सकते हो टू बैंक, 1 अप्रैल 2013। इस दिन हमने पॉलिसी ली और हमने 5,000 प्रीमियम का पेमेंट किया। अब समझना, जैसे आप साल के एंड में आते हो तो पहले हम जब इसको खर्चा मानते थे तो हम सीधा इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। 5,000 पेमेंट किया, 5,000 पीएनएल में चला गया, क्यों, क्योंकि हम इसको खर्चा मान लेते। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम इसको मान रहे हैं इन्वेस्टमेंट। जब हम इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं तो मैंने कहा था साल के एंड में जो सरेंडर वैल्यू होती है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट बनती है, और सरेंडर वैल्यूज अपने को दे रखी है क्वेश्चन में। किसी भी चीज को अगर बैलेंस शीट में ले जाना हो ना, तो हमेशा याद रखना किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो सीधा हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में जाने का मतलब है मैं इसको इन्वेस्टमेंट मान रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मानूंगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड में शो भी करना पड़ेगा, और कोई चीज एसेट्स में तब जाती है जब उसके अकाउंट का बैलेंस निकलता है। यानी मुझे इस अकाउंट का यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा बैलेंस, सिर्फ कब, जब हम इसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ठीक है। तो इसके साल के एंड में आ जाएंगे 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को मैं आऊंगा और मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, और यहाँ पर हमेशा आती है सरेंडर वैल्यू, क्योंकि मैंने क्या था बैलेंस शीट में मैं कोई चीज ले जानी है। और ध्यान रखना ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों होता है, डेबिट की टोटल जब ज्यादा आती है ना तो बाई साइड में बैलेंस निकलता है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा आती है तो टू साइड में बैलेंस निकलता है। तो ये हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। जब सीडी की बात की जाए तो सीडी जहां पर भी होता है रिवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। जब सीडी किस साइड है, क्रेडिट साइड में, तो ये बैलेंस कौन सा हमारा डेबिट बैलेंस है। लेकिन बीडी जिधर भी रहता है उधर वो सेम होता है, ठीक है। 11 का पॉइंट है ये, तो आपको आना चाहिए वैसे। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा हर साल के एंड में आओ और सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सरेंडर वैल्यू ढूंढनी है, क्योंकि यही तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बनेगा। और जो हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी उस चीज को मैं अगर बैलेंस में रोक दूं तो सीधा कहां चला जाएगा, हमारी बैलेंस शीट के अंदर,
ठीक है, ये तो बताया मैंने। किसी भी अकाउंट को अगर आपको बैलेंस शीट में ले जाना है तो उसका बैलेंस रोक दीजिए, वो बैलेंस आपने जो रोका है वही तो बैलेंस शीट में जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो 2013 के एंड में देखो ध्यान से, चाहे यहाँ 2014 आना चाहिए था ना, 31 मार्च इन्होंने 13 ही लिखा है। चलिए देखिए, डेट हो जो हो रही है ना वो हो रही है 8 अप्रैल 2016 को। ठीक है, तो इन्हें भाई मिस प्रिंट कर दिया इन्होंने, यहाँ 13 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 16। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसको। चलिए अब बात करते हैं पहले साल के एंड में हमने पे किए 5000। ठीक है, 2013 में साल के एंड में बनाएंगे। 31 मार्च 2014 को हमने बैलेंस देखा, तो 31 मार्च 2014 को क्या बैलेंस था, 0 नील। तो अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या करना है, उसको ट्रांसफर कर दो P&L अकाउंट के अंदर। आया समझ में? अब देखो 5000 पे किया, 5000 पे किए, इसमें से ऊपर जो भी है सब लेस कर दो, कुछ भी नहीं है, तो जो भी बैलेंस बचेगा बाय P&L किया जाएगा बैलेंसिंग फिगर। पूरे के पूरे 5000 कहाँ चले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जाना भी चाहिए क्योंकि पहले साल के एंड में हमने पे तो 5000 किए, लेकिन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बना क्या, 0 बना इन्वेस्टमेंट। सरेंडर वैल्यू तो कुछ थी नहीं, तो पूरा का पूरा एक्चुअल में तो खर्चा हो गया ना, इन्वेस्टमेंट बनाएगा। अरे सुनने, तो इन्वेस्टमेंट क्या बनता है, सरेंडर वैल्यू ही होती है जो इन्वेस्टमेंट बनता है बिजनेस के लिए, ये याद रखना। उसके अलावा जो भी है सब उठा के बैलेंसिंग फिगर में ट्रांसफर कर दी। फिर पिछले साल के बैलेंस को आगे लेके आओ, 1 अप्रैल 2014 पिछला वाला बैलेंस हम आगे लेके आएंगे, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD कितने, 0। जैसे लोन का अकाउंट बनाया था हमने, पैसा वैसा ही है। अब इस साल के फर्स्ट डे को वापस प्रीमियम पे करेंगे, तो 1 अप्रैल 2014 प्रीमियम पे करने पर क्या एंट्री करेंगे, अगेन टू कैश या बैंक में, टू कैश लिख देता हूँ, टू कैश कितना पे किया, 5000। फिर साल के एंड में आ जाओ, सीधा निकाल लो क्या बैलेंस जैसे यहाँ निकाला था, तो हम सीधा लिख देंगे 31 मार्च 2015 और क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। अब देखिए सेकेंड ईयर के एंड में हमने कहा कि हमारी सरेंडर वैल्यू बन रही है, कितनी बन रही है, 2000 से हमारी सरेंडर वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो जो 2000 है ना, ये हमारे लिए क्या बना, इन्वेस्टमेंट बना, और इसलिए इन्वेस्टमेंट बना तो मैंने कहा इस 2000 को तो बैलेंस में रोक दो। बैलेंस में रोकते ही कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, तो 2000 में यहाँ लिख दूंगा 2000। ठीक है, और हमने कहा अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, एसपीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसी दिन 31 मार्च 15 को हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 5000 में से हमने कहा देखो हमने इस बार पे किए 5000, जिसमें से 2000 तो हमारे क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट बन गया। ये होती है सरेंडर वैल्यू। इस वैल्यू को तो हमने रोक दिया एज ए इन्वेस्टमेंट, और बाकी जो बच जाएगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 5000 में से 2000 गए, रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सिंपल सा अकाउंट। अब फिर पिछले बैलेंस को आगे लेके आओ, टू बैलेंस BD वाला यहाँ आएगा 1 अप्रैल 15 को, टू बैलेंस BD पिछला बैलेंस आ गया था तो साइड चेंज जाएगी, ये 2000 इधर आएगा 2000। इस साल फिर प्रीमियम पे करेंगे 1 अप्रैल 2015 को, प्रीमियम पे करने पर वापस टू कैश प्रीमियम अगेन हमने इस बार पे किया 5000। अभी तक डेट नहीं हुई, डेट हुई है 5 अप्रैल को, तो तब तक तो जाना अपने को। फिर साल के एंड में आएंगे अगेन 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 को हमारे पास में वैल्यू कितनी बची है, 4000। तो ये लिखेंगे बाय बैलेंस CD सरेंडर वैल्यू कितनी, 4000। ठीक है, 5 और 2 7000 हो गए। इस 7000 में से 4000 तो हमारे पास क्या गया, बैलेंस बच गया। तो बाकी जो 3000 बच जाएंगे वो क्या होगा हमारे लिए, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर। तो सिंपल है, सरेंडर वैल्यू वही होती है जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट बनता है, और जो इन्वेस्टमेंट बनता है उसको एक बार रोक लो, तो ये तो क्वेश्चन में दिया होता है, ये हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2016। ठीक है, यही बैलेंस आएगा 1 अप्रैल 2016 को। इस दिन हम फिर प्रीमियम तो पे करेंगे, प्रीमियम कितना पे हो जाएगा, अच्छा पहले पिछले वाला बैलेंस को आगे ले आओ, टू बैलेंस BD
पिछला बैलेंस आगे आएगा 4000। फिर हम प्रीमियम पे करेंगे, कितना प्रीमियम पे करेंगे इस बार अगेन 5000 का। तो 1 अप्रैल 2016 को प्रीमियम पे करने पर टू कैश कितना प्रीमियम पे हो जाएगा 5000। अब इस साल के एंड में हुई डेथ, एंड में नहीं सॉरी 5 अप्रैल को, 4 दिन बाद ही प्रीमियम तो पे कर दिया, उसकी जस्ट 4 दिन बाद में पार्टनर की हो रही डेथ। और डेथ होने पर हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके पैसा मांगेंगे। पैसा मांगने पर क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे मांगेंगे। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आ जाएगा बाई साइड में किस तारीख को 5 अप्रैल 16 को हमने मांगे बाय इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए मांगेंगे, पूरे के पूरे 60,000 जितने की पॉलिसी थी, ठीक है। और फिर हमें 8 तारीख को पैसे मिलेंगे। अच्छा, मिलने पर एंट्री क्या होती है, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, कहीं पर जेएलपी का नाम नहीं आता है। तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगने पर यहाँ पर हमें लिखना है, पैसे मिलने पर कभी भी यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसमें कहीं पर भी हम नाम नहीं लिखते हैं। एंट्री सेम वो की वही है जो हमने एक्सपेंस मान के करी थी, फर्क सिर्फ यहाँ पर ये बैलेंस निकालने और बाकी का बैलेंस यहाँ पर P&L में ट्रांसफर करना है। अब हमने कहा तीसरी एंट्री क्या होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसमें, सारे पार्टनर्स के अंदर। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें इस बैलेंस को बांट दीजिए जो भी हमारे पास में पैसा बचे। अब देखिए टोटली हमारे पास अमाउंट आया था 60,000, 60,000। 60,000 में से 5 और 4 9,000 गए, तो पीछे बच गया हमारे पास 51,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल A, B एंड C, ठीक है। देख लीजिए कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 51,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशियो में, रेशियो जो हमें गिवन है ऊपर 3:1, तो 60,000 माइनस 9,000 बच गया हमारे पास 51,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 25,500 ए में, 17,000 बी में और 8,500 सी में। तो ये था हमारे पास में सिंपल सा अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब अगर इसकी जर्नल एंट्रीज की बात की जाए तो अब देखो इससे मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ। सबसे पहले 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2013 को हमने पॉलिसी ली। पॉलिसी लेने पर हम क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए पे करेंगे, जितने का प्रीमियम बन रहा था हमारा 5,000, बैंक या कैश। फिर साल के एंड में आना 31 मार्च 2014 को, और हमें देखना है कि हमारे पास सरेंडर वैल्यू कितनी थी। जो सरेंडर वैल्यू थी उसको तो ड्रॉप कर देना है, और जो बच जाता है उसको P&L में डाल दो। तो जो P&L में गया वो यही तो था, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इस पॉलिसी को P&L में डालने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP 5,000, ठीक है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 5,000 बना, 5,000 P&L में ट्रांसफर हो गया। तो हमने कुछ रोका नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं रोका, क्योंकि सरेंडर वैल्यू क्या थी, सेकंड फर्स्ट ईयर में तो 0 थी। सेकंड ईयर स्टार्ट करेंगे, बैलेंस की कभी भी एंट्री नहीं करनी होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग है जो बैलेंस है ना, इसकी कभी एंट्री नहीं होती है। एंट्री क्या हो गया, साल प्रीमियम पे करो, P&L में ट्रांसफर करो, प्रीमियम पे करो, P&L में ट्रांसफर करो। फिर 1 अप्रैल 2014 को फिर प्रीमियम पे करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक या कैश, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। नहीं सर आपने यहाँ तो बैंक लिखा है, यहाँ कैश लिखा, ही लो कैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने प्रीमियम पे तो किया 5,000। अब इस साल के एंड में जब हम आए तो हमने कुछ तो रोक लिया इन्वेस्टमेंट के रूप में, क्योंकि ये तो जाएगा इन्वेस्टमेंट माना हमने बैलेंस शीट में, और 3,000 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी है 31 मार्च 15 को। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितने ट्रांसफर करने हैं, सेकंड ईयर में 3,000। तो ध्यान से देखो 5,000 डेबिट हुआ, 3,000 क्रेडिट हो गया, 2,000 अभी बचा हुआ है। और क्या बचा हुआ, डेबिट बैलेंस बचा हुआ है, डेबिट किया था हमने, इसलिए हमारी बैलेंस शीट में जाएगा कहां पर, एसेट साइड में एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे 1 अप्रैल 2016 को 15
2015 को। इस दिन फिर प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम पे करने पर क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन 5000 प्रीमियम का हम पे करेंगे, भुगतान करेंगे, और इस साल के एंड में आएंगे 2016 में। फिर हमने कहा कुछ तो हमने बैलेंस रोक दिया, तो बाकी कहाँ चला गया, एसपीएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट, कितने, 3000 समझ गए। नेक्स्ट फिर आए बैलेंस की एंट्री करनी नहीं है, फिर ये वाली एंट्री होगी एक तो, अच्छा ये वाली 8 अप्रैल 2016 को, ठीक है। फिर फर्स्ट डे को हम प्रीमियम तो पे करेंगे, 1 अप्रैल 2016 को हमने प्रीमियम पे किया। प्रीमियम पे करने पर एंट्री करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना प्रीमियम पे करना है, 5000 डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, कितने, 60,000, पूरे के पूरे मिल गए। और लास्ट एंट्री में ये वाली करनी है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली। क्या एंट्री हो जाएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए बी एंड सी। पॉलिसी का पैसा ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 8 अप्रैल 16 को जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी and to C is capital account, ठीक है। कितना अमाउंट होगा, 51,000। ये हमने बैलेंसिंग फिगर यहाँ से निकाला था, इसलिए ज्यादा इजी हो जाता। पहले अकाउंट बनाओ और फिर एंट्रीज करो। एंट्रीज बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है अकाउंट बनाइए, तो अकाउंट इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 51,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 25,500, 25,500, 17,000 और 8,500। तो ये था आपके जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल